Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment. It is about vertical and horizontal reservation in India, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance and Indian polity point of view. So सबसे पहले इस आर्टिकल में हम समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. द फर्स्ट वन इज नोन एज वर्टिकल रिजर्वेशन एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल लाइक SC, ST, OBC. तो देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, ST, SC, OBC एंड जनरल कैटेगरी के लोग. और जब SC, ST एंड OBC कैटेगरी के लोगों को कुछ एक सर्टेन फील्ड्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन को लेकर के या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को जब रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है तो इस रिजर्वेशन सिस्टम को हम कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, क्योंकि लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वर्टिकली अरेंज किया गया है. सबसे ऊपर है जनरल कैटेगरी OBC, SC, ST, और इस वर्टिकल अरेंजमेंट के बाद फिर उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया. दैट इज व्हाट इज नोन एज वर्टिकल रिजर्वेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और एक चीज़ होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. देखिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है उसको ज़रा ध्यान से समझिए. एक ही कैटेगरी के अंदर अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, फॉर एग्जांपल विमेन के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाए, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाए, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. तो अलग अलग कैटेगरीज में फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी. जैसे जनरल कैटेगरी के अंदर विमेन और फिजिकली हैंडीकैप्ड, OBC कैटेगरी में विमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड. तो एक ही कैटेगरी में जब अलग अलग तरह के लोगों के लिए रिजर्वेशन होती है तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. फॉर एग्जांपल, ये हर एक कैटेगरी में ये सेगमेंट मान लो 20% सीटें रिजर्व कर दी गई फॉर वीमेन, तो ये 20% सीटें रिजर्व कर दी गई फॉर वीमेन इन ईच कैटेगरी सेपरेटली, देन दिस विल बी नोन एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. अब करंट न्यूज़ जरा देखते हैं, करंट केस देखते हैं. देखिए, करंट केस में है क्या कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल अब रिक्रूटमेंट चल रहा है. उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट चल रहा है. उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 3295 सीटें थीं और कुछ सीटें वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थी हर एक कैटेगरी में. फॉर एग्जांपल, जनरल कैटेगरी में 188 सीटें रिजर्व थी वुमेन के लिए, जबकि OBC कैटेगरी में 40 सीटें रिजर्व थी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए. तो ये एग्जांपल हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का. वर्टिकल रिजर्वेशन तो है ही है, उसके अलावा लगभग हर एक कैटेगरी में विमेन के लिए कुछ सीटें रिजर्व थी, जनरल कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में, SC और ST कैटेगरी में. अब हुआ क्या कि जो वुमेन कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट होकर के बिल्कुल लास्ट सिलेक्शन पे आई थी, मतलब जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 274.8298. ये था लास्ट कैंडिडेट का ऑफ वुमेन कैटेगरी इन जनरल या ओपन लिस्ट. जबकि OBC कैटेगरी के अंदर कम से कम 21 ऐसे वीमेन कैंडिडेट्स थे या एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने इस जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुई थी उससे ज़्यादा स्कोर किया था, बट फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे. ऐसा इसलिए क्योंकि OBC के अंदर कंपटीशन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे वीमेन ज़्यादा थी. आप इस तरह से समझो. ये देखिए, ये हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि OBC कट ऑफ हमेशा कम ही रहेगा जनरल से. ऐसा नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है. अगर OBC के अंदर वीमेन कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, जैसे इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा हो गए, और OBC के लिए वीमेन की सीटें रिजर्व थी बस 40, जबकि जनरल कैटेगरी में वीमेन की सीटें थी रिजर्व 188. तो नेचुरली हुआ क्या कि यहाँ पे बस 40 सीटें थी वीमेन के लिए रिजर्व, उसमें बहुत सारी वीमेन नहीं आ पाई, जबकि ज़्यादा कैटेगरीज में वो OBC कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया था वीमेन के, जबकि जनरल कैटेगरीज में कम थे वीमेन जो अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए. तो ओवरऑल जनरल कैटेगरी के वीमेन के लिए कट ऑफ हो गया कम, जबकि OBC कैटेगरी के वीमेन के लिए कट ऑफ हो गया ज़्यादा.
एंड दैट इज़ वाई ओबीसी कैटेगरी वीमेन वेयर एक्सक्लूडेड। अब इसमें एक मुद्दा ये है कि ये जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा स्कोर करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंपीटिंग विद जनरल कैटेगरी पोजीशन। इससे आपको एक बात समझ आएगी कि ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन पॉलिसी से फ़ायदा हो गया। तो इसी चीज़ को लेकर के एक केस फाइल किया गया, सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और फिर उसके अगेंस्ट अपील किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस पर्टिकुलर केस में, जिसके कारण ये आर्टिकल आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज के बेंच ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस पर्टिकुलर केस में मेरिट हैज़ नॉट बीन रिस्पेक्टेड, और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं पहले दे शुड बी अलाउड टू compete विथ जनरल कैटेगरीज। इस बात को ध्यान से समझिए कि ओपन कैटेगरी सीट्स आर नॉट रिजर्व्ड फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। ऐसा नहीं है कि ये 188 सीटें जनरल कैटेगरी के विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, ऐसा नहीं है। पहले ये सारी सीटों के लिए कंपटीशन होगा इन सारे विमेन कैंडिडेट्स में, और अगर मान लीजिए एससी, एसटी या ओबीसी कैंडिडेट, कोई विमेन कैंडिडेट है जो जनरल से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ रही है, तो उसका सिलेक्शन जनरल की तरह काउंट होगा, उसके पर्टिकुलर कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। ये मुद्दा है। मतलब सरल शब्दों में कहें तो ये 88 सीटें विमेन ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए ये रिजर्व हैं। So that is the point. This is not reserved, and that is why all other women from different categories will first compete with the women of this category. And जब अगर वो जनरल से ज़्यादा मार्क्स ले आती हैं तो उनको पहले रैंक मिलेगी इन जनरल कैटेगरी itself. They will be counted as general candidate itself. ये आप क्लैरिफिकेशन दिया है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को कैसे अप्लाई किया जाए, इसको लेकर के अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। सो अब मुद्दा ये है कि ओपन कैटेगरी सीट्स आर नॉट रिजर्व फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 सीटें हैं, उसमें से 50 सीटें जो हैं वो अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 सीटें ओपन हैं। लेकिन ओपन का मतलब ये नहीं कि जनरल कैंडिडेट्स को ही वो सीटें जाएंगी। अगर कोई रिजर्व वाला बच्चा या स्टूडेंट जनरल वाले स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी जो सीट मिलेगी उसको जनरल कैटेगरी से ही वो सीट मिलेगी। 50% रिजर्व के लिए तो है ही है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जनरल वाले स्टूडेंट से भी अच्छा परफॉर्म करता है तो ही और सी विल बी काउंटेड एज जनरल कैटेगरी। सो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स मस्ट बी अलाउड टू compete first in open category. If not able to secure seat in open category, then only should be given benefit of reservation. तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में कन्फ्यूजन था अब वो ख़त्म हो गया। अब इसी तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को अप्लाई किया जाएगा। The next article is taken from national segment. It talks about leakage of ammonia in IFFCO office, IFFCO plant. दिस टॉपिक एट मैक्स कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें जो भी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे वो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़रा देखते हैं। देखिए, इफ़को फर्टिलाइज़र की कंपनी है, भारत सरकार की फर्टिलाइज़र की कंपनी है। उसका जो फूलपुर में प्लांट है जो इलाहाबाद के अंदर है, वहाँ पे अमोनिया गैस लीक हो गया, जिस कारण से 2 लोगों की डेथ हो गई और कई सारे लोग अभी उसमें इंजर्ड भी हो गए हैं या फिर बीमार पड़ गए हैं। तो अब ये पूरा मुद्दा ये जो है ये मेंस में तो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन चूँकि अमोनिया का ये प्लांट था तो मुझे लगता है कि पीटी में अमोनिया गैस से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। इसलिए अमोनिया के बारे में ज़रा समझ लेता हूँ। अमोनिया केमिकल फार्मूला NH3, और आपको तो पता ही है कि इससे अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाता है। अमोनिया की मदद से अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है या हाईली प्रेशराइज्ड गैसियस फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। अमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, आराम से पानी में घुल जाता है। आपने देखा होगा फर्टिलाइजर्स भी आराम से पानी में घुल जाते हैं। ये सॉइल में, एयर में या वाटर में कहीं भी ये आराम से मिक्स हो जाता है। तो हवा में भी थोड़ा बहुत ही आराम से मिक्स हो जाता है, और यही कारण है कि अगर लीक हो गया अमोनिया प्लांट से अमोनिया तो वो आराम से आसपास की हवा में वो मिक्स हो जाता है। ये हमारे बॉडी में भी, इंसानों के बॉडी में भी थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में पाया जाता है। हमारे बॉडी का जो किडनी होता है वो थोड़ा थोड़ा अमोनिया रिलीज़ करता रहता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सके।
तो ये सारी चीज़ें आपको अमोनिया के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। अमोनिया का ज़रा यूजेज भी देख लेते हैं। अमोनिया का जो 80% अमोनिया इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है उसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए किया जाता है, और जो बाकी अमोनिया है ज़्यादातर उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए, जिसका केमिकल फार्मूला है CH2O। और ये फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है एडेसिव के लिए, जो चीज़ें चिपकाने के लिए। आपने देखा होगा पार्टिकल बोर्ड वगैरह जब काम किया जाता है, सनमाइका का काम किया जाता है, तो उसको चिपकाने के लिए, या फेविकॉल में भी आपने जो यूज करते हैं केमिकल वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। चीज़ों को चिपकाने के लिए जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्टिंकिंग स्मेल आता है, दैट बिकम समटाइम्स अनबियरेबल। अब जरा देखते हैं कि हाउ अमोनिया गैस अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी पे ये कैसे असर करता है। तो देखिए, अमोनिया गैसेस फॉर्म में तुरंत हवा में मिक्स हो जाता है, और हमारे बॉडी के स्किन के वो मॉइस्चर से वो तुरंत मिक्स हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो हमारे स्किन के ऊपर जो लिपिड होते हैं उसको वो डिजेनरेट करने लगता है, ख़राब करने लगता है, तो या कोरोड करने लगता है, और इस तरीके से वो सेलुलर डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो मुद्दा ये है कि अमोनिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, आराम से वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो इसी कारण से अगर हवा में अमोनिया मिक्स हो गया और हमारे बॉडी के स्किन सरफेस पे तो स्वेट है ही है, तो आराम से फिर वो अमोनिया हमारे स्वेट के साथ रिएक्ट करता है, और फिर धीरे धीरे वो अमोनियम नाइट्रेट बना करके वो हमारे बॉडी के स्किन को कोरोड करने लगता है, और इस तरीके से वो हमारे बॉडी को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और यही कारण है कि अमोनिया लीकेज के बाद देयर कैन बी इरिटेशन टू आई, स्किन, नोज एंड थ्रोट। इन जनरल अमोनिया बहुत फैटल नहीं होता अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लीक ना हो तो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लीक हो जाए तो अमोनिया के कारण लंग्स इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस कारण से लोगों की डेथ भी हो सकती है, जो इस पर्टिकुलर केस में हो गई है। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये हिंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो विथ हेल्प ऑफ दिस हिंट्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। The next article is again taken from national segment. It talks about Swachhata Abhiyan app. This topic is important from our syllabus paper 2 social justice point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रतन लाल कटारिया साहब ने एक ऐप रिलीज़ किया है, मोबाइल ऐप, जिसका नाम है स्वच्छता अभियान ऐप। और इस स्वच्छता अभियान ऐप की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अगर कहीं भी आपको इनसैनिटरी लैट्रिन्स मिलते हैं या मैनुअल स्कैवेंजर्स मिलते हैं इस तरीके के, तो आप उसको इस ऐप की मदद से उस जगह को जियो टैग कर सकते हैं। जियो टैग करने का मतलब है कि आप उसको लिस्ट कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इनसैनिटरी लैट्रिन्स पाए गए हैं यहाँ पे, या फिर एक मैनुअल स्कैवेंजर या कुछ मैनुअल स्कैवेंजर्स पाए गए हैं। इससे होगा क्या कि तुरंत जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो एक्शन लेंगी, और ये जो भी मैनुअल स्कैवेंजर है उसको रिहैबिलिटेट कराएंगी, और जो इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं उसको फिर वो कम्प्लीटली रैप अप करेंगी। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो इस तरह के मैनुअल स्कैवेंजर्स को फोर्स कर रहे होंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करें, काफ़ी छोटा न्यूज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डायरेक्ट तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप कभी भी अगर ई गवर्नेंस पे सवाल आए या ई विजिलेंस पे सवाल आए कि कैसे डिजिटलाइजेशन मोड से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर गवर्नेंस हो पा रहा है, कैसे बेहतर विजिलेंस हो पा रहा है गवर्नमेंट लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह के एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में ई गवर्नेंस सीधा सीधा एक टॉपिक है, वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। लिख सकते हैं कि अब डिजिटलाइजेशन के कारण किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करना, लोगों के पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना काफ़ी सरल हो गया। पीपल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट. इट टॉक्स अबाउट नेशनल कंज्यूमर डे. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो सबसे पहले समझते हैं न्यूज़ आर्टिकल क्या है. तो देखिए 24 दिसंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर्स डे एवरी ईयर इन आवर कंट्री. और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे देश के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हर साल ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है. 24 दिसंबर को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन
1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। पहला ऐसा कानून लाया गया था फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर और प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। पहली बार लाया गया था 1986 में इस दिन को। इसी कारण से इसको कंज्यूमर डे की तरह मनाया जाता है। लेकिन ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया था ऑन 24 दिसंबर, जिस कारण से नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है, इसको फाइनली अमेंड किया गया 2019 में। और जो नया कानून लाया गया इसको अमेंड करके उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019। और इस साल का थीम ही है, इस कारण से जो 2020 में नेशनल कंज्यूमर डे मनाया गया है, द डे बिफोर येस्टरडे, उसका थीम ही है न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कई सारे नए फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। तो जरा देखते हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लाया गया है नया वाला कानून, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ कोर्स इट हैज़ रिप्लेस्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब इसके कुछ प्रोविजंस या की फीचर्स देखते हैं। पहला है डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर, कि कौन कौन लोग कंज्यूमर कहे जाएंगे। तो वो सारे लोग जो हु बाइज एनी गुड्स और अवेल्स ए सर्विस विल बी नोन एज कंज्यूमर। आप कुछ भी सर्विस लेते हैं, आप कोई कोचिंग सर्विस में कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, फिर भी आप कंज्यूमर कहे जाएंगे बिकॉज यू आर अवेलिंग ए सर्विस। या कोई सामान खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर कहे जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो। चाहे आप फ्लिपकार्ट से आपने ख़रीदा हो या ऑनलाइन मोड पे पढ़ाई कर रहे हो, यू विल बी नोन एज कंज्यूमर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि दोज पर्सन will not be counted as consumer under this act who buys a goods for resale। मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा आगे किसी को बेचने के लिए, मतलब आप एक्चुअल कंज्यूमर नहीं है, आपने वो सामान खरीदा कॉमर्शियल पर्पस के लिए, देन यू विल नॉट बी काउंटेड एज कंज्यूमर अंडर दिस लॉ। उसके अलावा कंज्यूमर के कुछ राइट्स डिफाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल राइट्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब होती हैं, उनका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो उन सारे केसेस में जो प्रोड्यूसर है उसको पहले इन्फॉर्मेशन देना होगा कंज्यूमर को कि इन सारी चीज़ों को खाने से आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरे राइट्स हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपको अब देखते होंगे कि प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इंश्योर की जाती है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उसके अलावा राइट टू बी एश्योर्ड ऑफ एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि कोई भी मोनोपोलाइज नहीं कर सकता, कार्टेल नहीं क्रिएट कर सकता अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। कई दफ़ा जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो आपस में कार्टेल बना करके प्राइस बढ़ा देते हैं अपने गुड्स का या सर्विसेज का। तो इस तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट भी एक कंज्यूमर का राइट है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उसके अलावा एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है जिसको मेन काम दिया गया है कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखे। और इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की अपनी एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगी दैट विल बी हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल हु विल कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। देयर विल बी पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। कई इस तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं 10 दिन में गोरा बना दे, इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स पे अब एक्शन लिए जाएंगे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पे, और वो एक्शन लेने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पे। और उसमें वो कम से कम 10 लाख तक का फाइन लगा सकते हैं या 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है ऑन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एक्ट। और यही कारण होगा कि आप देखते हैं कि आजकल इस तरह के अब एड्स आपको नहीं दिखते हैं, पहले बहुत दिखते थे इस तरह के मिसलीडिंग एड्स। उसके अलावा देयर विल बी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अलग अलग लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होगा, स्टेट लेवल पे स्टेट कंज्यूमर फोरम होगा, नेशनल लेवल पे नेशनल कंज्यूमर फोरम होगा। और नेशनल कंज्यूमर फोरम से भी अगर आप संतुष्ट नहीं है इसके डिसीजन से तो यू कैन अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ नेशनल कंज्यूमर फोरम इन द सुप्रीम कोर्ट।
उसके अलावा एज आई टोल्ड यू कि देयर विल बी डिफरेंट कंज्यूमर फॉरम्स एट डिफरेंट लेवल्स, और उन सब का लिमिट अलग अलग होगा। मतलब 1 करोड़ तक का कोई डिस्प्यूट है, आपने जो सामान खरीदा या जो सर्विस ली अगर 1 करोड़ तक की है तो यू कैन गो टू योर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ की है तो यू कैन हैव टू गो डायरेक्टली टू द स्टेट कंज्यूमर फोरम। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो यू विल गो डायरेक्टली टू द नेशनल कंज्यूमर फोरम। और उससे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं 10 करोड़ से ज़्यादा और आपने नेशनल कंज्यूमर फोरम गए और वहाँ पे जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 में क्या अंतर है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से टेबुलर फॉर्म में हमने दे रखा है। आने वाले एग्जाम में से सवाल पूछा जा सकता है, तो एक बार आप इस टेबल से भी रिवाइज कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 289 to 291. Topic number 289 is about Kanak Lata Barua. She is also known as Birbala and she was an Indian freedom fighter from Assam. She took a leading part in Quit India movement in 1942 and at the age of 18 she was shot by a Britisher near Gohpur police station. 22nd December is celebrated as her birth anniversary in Assam. अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक फास्ट पेट्रोल वेसल नेम ICGS कनक लता बरुआ वाज कमीशन्ड इन द इंडियन कोस्ट गार्ड इन कोलकाता एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर ऑफ कोर्स कनक लता बरुआ जी. सो इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. Topic number 290 is about Pakur honey. It is 100% natural honey which is multi-floral and forest fresh. It is gathered by Santhal tribes and vulnerable Paharia tribes from Pakur area of Jharkhand. It is known for its antioxidant and antiseptic nature. ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया पाकुर हनी ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती ऑन ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस. ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस तो आप जानते ही हैं, ट्राइबल लोगों के प्रोडक्ट को कॉमर्शियलाइज करने के लिए, उसको मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. You can submit the answer in the comment section. Topic number 291 is about Anandoram Borua Award. Under this cash reward to meritorious students will be given to buy laptops. This reward will be given to the students who score more than 75% in HS exam. Total budget allocated for the year 2020-2021 is 34 crores. Please attempt this question based on topic number 291. This is the answer of question number 286 to 288 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू? तो इनमें से कौन सही नहीं है? चिलिका लेक एंड लोकटक लेक आर द ओनली 2 लेक्स ऑफ इंडिया इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट्स लोकटक एंड किलियोदियो नेशनल पार्क विच आर इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. वेटलैंड्स आर मैनेज्ड अंडर वेटलैंड रूल 2017. ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट इज राइट. नेशनल वाटर कमिटी हैज बीन गिवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स अंडर वेटलैंड रूल 2017. अगेन रॉन्ग. स्टेट अथॉरिटीज हैव बीन गिवन द पावर टू मैनेज wetlands according to National Wetland Rules 2017. So statement 1 and 3 are wrong. So the correct answer will be option A, 1 and 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.